नमस्कार मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मिशनरी मल्टीनेशनल कंपनियां अरविंद भाई का उपयोग कर सकते हैं नमो का वोट काटने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बियंका गांधी में पीएम के लिए कंपटीशन होगा। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो अधिकतर इसको वोट देगा और 1000 रुपये दिया जाए तो वो 1000 रुपये खर्च कर देगा, लेकिन वोट नमो साहब को ही देगा। इसलिए वोट तोड़ने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां, कांग्रेस मिशनरियों ने इसको खड़ा किया, मतलब इसकी मीडिया में पब्लिसिटी दे रहे हैं। वो मैंने एक वीडियो बनाया था और बिना किसी पेड मीडिया की पब्लिसिटी के 4000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए फेसबुक पर, यूट्यूब के अकाउंट पर, और क्वेश्चंस भी आए। और ये वीडियो उसी के लिए है कि उसका उपाय क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आया वो ये था कि भाई इस समस्या का उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। प्रॉब्लम इस तरह से है, मैंने इसका प्रूफ दिया था पहले कि जो पेड मीडिया है वो अरविंद भाई को इस तरह से कवरेज दे रहा है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास में अच्छा प्रभाव आए, अपर मिडिल क्लास में, और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में सबसे कम कवरेज मिले, जिसका मैंने प्रूफ दिया था। 25 मई का अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज पे लिखा है मस्ट रीड, और सेंटर में अरविंद भाई का फोटो है और आपका बारे में है कि आम आदमी पार्टी रिलीजेस फर्स्ट लिस्ट ऑफ डेली पोल। उसके बाद ये फर्स्ट पेज पे, और उसके बाद फोर्थ पेज पे आधा पेज भर के अरविंद भाई को कवरेज मिला है और उनका फोटो है। और वही पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी, ये 25 मई उसी तारीख का है। आप देखो फ्रंट पेज पे कहीं भी अरविंद भाई का फोटो नहीं है, फ्रंट पेज पे, और फोर्थ पेज पे भी कोई अरविंद भाई का नामो निशान नहीं है। ये पूरा फोर्थ पेज है। और सिक्स्थ पेज पे 1/4 पेज, एक चौथाई हिस्सा ही दिया है। और एक होता है स्पेस कितनी देना और तरीका किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अखबार में इसको एक हीरो की तरह, अंग्रेजी अखबार ने, पेड हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी, उसने हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया, जबकि पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी जो है उसने अरविंद भाई को इस तरह से लिखा कि एक और नेता आ गया वोट मांगने के लिए। पूरा तरीका ही अलग है निखारने का, मतलब निखारा नहीं है, इसने बदनाम कर दिया हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी ने कि एक और नेता आ गया है वोट मांगने के लिए। यानी जो लोअर मिडिल क्लास के वोटर है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं वो कम से कम वोट देंगे, और जो अपर मिडिल क्लास है वो ज्यादा वोट देगा। तो अपर मिडिल क्लास है वो ज्यादा मोदी को फेवर करता है, तो मोदी के वोटर अरविंद भाई की ओर खींचे, इस तरह का उसने उपयोग किया। और मैंने एक एग्जांपल दिया था चिरंजीव का कि वाईएसआर रेड्डी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश में 2009 में कांग्रेस लोकसभा का और विधानसभा, आंध्र प्रदेश विधानसभा दोनों का इलेक्शन था मई 2009 में। ये भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे, सारा धंधा है मर्डर का, स्मगलिंग का, माइनिंग माफिया, रियल एस्टेट माफिया, ये दो भी बहुत करप्ट है, लेकिन इसके मुकाबले कुछ नहीं आएंगे। ये भाजपा के वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के, तो इनके वोटरों, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है वो इनके वोट ना दे, इसलिए कांग्रेस ने चिरंजीव को खड़ा किया। और चिरंजीव यही बोलता था कि भाजपा करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, टीडीपी करप्ट है, इसलिए मेरी पार्टी को वोट दो। उसकी पार्टी का नाम भी बहुत अच्छा था, आम आदमी पार्टी जैसे अच्छी है वैसे प्रजाराज्यम पार्टी। तो ये सब और कुछ नहीं है, ये भारत स्तर के चिरंजीव के सिवा और कुछ नहीं है। तो वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, और जैसा मैंने आपको कहा कि बिना किसी पेड मीडिया की पब्लिसिटी के उसको 4000 व्यू मिले, और बहुत सारे लोगों ने उसको अपने अकाउंट में कॉपी किया और वहां भी काफी ज्यादा व्यू मिले। तो सब मिला के तो शायद व्यू 10,000 हो गए, जो कि एक पॉलिटिकल वीडियो के लिए बहुत ज्यादा है। आमतौर पर यूट्यूब पे 99.9% ट्रैफिक एंटरटेनमेंट वीडियो को मिलता है, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा है। 99.9% यूज जो इंटरनेट का वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वैसे ही पॉलिटिकल वीडियो को बहुत कम कवरेज मिलता है, और उसमें ऐसे टेक्निकल टॉपिक हो तो और भी व्यूअरशिप कम हो जाती है, और पेड मीडिया का सपोर्ट ना हो तो व्यूअरशिप और भी कम हो जाती है। उसके बावजूद भी 4-5 हजार कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो देखा। अब उनका क्वेश्चन आया कि भाई इसका उपाय क्या।
कि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी तो जो करना है वो करेंगे ही, उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो अब हम मिडिल क्लास वोटर को या एक्टिविस्ट को, जो कि अरविंद भाई के अंधभक्त बन गए हैं, उनको कैसे रोके या उनको कैसे कन्विंस करे कि भाई ये आदमी को मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरियों ने खड़ा किया है और सिर्फ इसलिए ताकि मोदी के वोट टूटे। तो उसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशंस देने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो पहले तो क्या नॉन सॉल्यूशन की कौन कौन सी चीजें काम नहीं करने वाली, किस पे काम नहीं करने वाली। एक आदमी जो कि इसका अंधभक्त बन गया है, अब एक बार अंधभक्त बनने के बाद उसको वापस खींचना और भी मुश्किल है। सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने फरवरी 2011 में क्या की कि इन्होंने टीम अन्ना की बहुत तारीफ की। घर घर में उन्होंने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने टीम अन्ना के पैम्पलेट बांटे थे। अब एक बार उन्होंने कन्विंस कर दिया कि उस समय उनको पता नहीं था कि ये आदमी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, कांग्रेस के साथ मिल जाएगा, मोदी साहब के वोट तोड़ेगा, वो अंदाज नहीं था। ये मैं फरवरी 2011 की बात कर रहा हूं। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा वो तो अगस्त 2012 में स्पष्ट हुआ, जुलाई 2012 में स्पष्ट हुआ। तो अब एक बार इसको हीरो बना दिया तो अब इसको खींचना बहुत मुश्किल, उसके अंधभक्तों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से तरीके काम नहीं करेंगे कि आप अरविंद भाई की कितना भी उनका क्रिटिसाइज करो कि ये आदमी ऐसे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंत में ये बात बोलेगी कि भाई आदमी की बात क्या गलत है। चलो आदमी गलत है, वैसे इन्होंने कोई कभी रिश्वत नहीं ली, ये इनकम टैक्स में थे तब इन्होंने कभी कोई पैसा नहीं खाया, यानी इनके पर्सनल आप देखोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। फिर आप ये आरोप लगाओगे कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया था, तो वो आरोप भी ज्यादा काम करने नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि भाई वो एनजीओ चला रहे थे और एनजीओ किसी से भी पैसा ले सकता है, वो गैर कानूनी तो नहीं है ना। फोर्ड फाउंडेशन या किसी से पैसा लेना गैर कानूनी तो नहीं है, भारत सरकार के कानून में आता है। तो ये काम नहीं करने वाला कि आप उसकी बुराई करो। दूसरा, मोदी जी की तारीफ करना का काम भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि काफी बड़ा वर्ग भारत में यह मानता है कि कांग्रेस भ्रष्ट है और बीजेपी भी भ्रष्ट है, और वो बीजेपी भ्रष्ट है वो फैक्ट है। आप फैक्ट को झुठलाने की कोशिश करोगे तो वो तो चलने ही नहीं वाला। बीजेपी खुद भी आजकल प्रचार का क्या मुद्दा ले रही है कि हम बीजेपी नहीं नरेंद्र मोदी को वोट दो, क्योंकि बीजेपी, मान लो नरेंद्र मोदी को साइड में करके बीजेपी वोट मांगने निकले तो उसको भी वोट नहीं मिलने वाले। इसलिए, और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो एक पॉइंट के बाद क्यों काम नहीं करने वाला, क्योंकि इसके जो अंधभक्त है वो ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी से पूरी व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। इसलिए इसके भक्त कौन है जो कि मानते हैं कि बीजेपी खराब है, विच इज अ फैक्ट, कांग्रेस खराब है, विच इज अ फैक्ट, और आम आदमी पार्टी है या अरविंद भाई है वो व्यवस्था बदल के देश को सुधारने वाले हैं। तो अब किस तरह से तुम इनके वॉलंटियर को कन्विंस कर सकते हो कि भाई इस आदमी का एक ही काम है मोदी साहब के वोट तोड़ना, या तो एंड में मोदी साहब से मिल जाना, यानी किस तरह से कि या तो ये खुद मिल जाएंगे कि भाई मुझे इतनी सीट दो तो मैं बीजेपी को सपोर्ट दूंगा, या तो इसके जो स्पॉन्सर है, हिंदुजा या जो भी स्पॉन्सर है, इसके मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि अखबार वालों को पैसा दे रही है इसके फेवर में छापने के लिए, वो स्पॉन्सर मोदी साहब को कहेंगे कि भाई इतने इतने हमारे जो बीजेपी में एजेंट है उनको टिकट दो, तो इलेक्शन के जो 3-4 महीने हैं उसके दौरान हम इसको कम कवरेज देंगे, आपको ज्यादा कवरेज देंगे, और इस तरह से आपके कम से कम वोट टूटेंगे। यानी इसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके जो स्पॉन्सर है, अरविंद भाई के स्पॉन्सर, यानी अरविंद भाई के जो स्पॉन्सर है वो अरविंद भाई को पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि यदि वो डायरेक्टली अरविंद भाई को पैसा देंगे तो एक्सपोज हो जाएगा पूरा मामला। अरविंद भाई के जो स्पॉन्सर है वो अखबार वालों को पैसा दे रहे हैं, टीवी चैनल वालों को पैसा दे रहे हैं कि इनका फोटो छापो और इनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट छापो, जो तरीका दुरात्मा गांधी और अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज थे वो सीधा सीधा पैसा नहीं देते थे दुरात्मा गांधी को, वरना तो दुरात्मा गांधी एक्सपोज हो जाते, सबको पता लग जाता कि ये दुरात्मा है। इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज का वाइसरॉय है वो टाटा, बिरला, बजाज, सारा भाई, इन सबको फोन करके बोलता था कि मोहन भाई को पैसा दो, और वो मोहन भाई को आश्रम की एक्टिविटी चलाने के नाम पे पैसा देते थे, और वही अंग्रेज टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को पैसा देते थे कि मोहन भाई का फोटो फ्रंट पेज पे छापो, थर्ड पेज पे छापो, हर एक पेज पे छापो, और उनको पब्लिक ने घारो। और वह अंग्रेज
बिरला वगैरह को भी पैसा देते थे कि भाई तुम्हारे जो अखबार है, उस समय बिरला काफी सारे अखबार चलाते थे और भी भारत के लोग अखबार चलाते थे, उनको पैसा देते थे कि तुम मोहन भाई का फोटो छापो। तो वाइसरॉय ने कभी सीधा मोहन भाई को कैश या चेक नहीं दिया, पर उसने दूसरे लोगों के थ्रू चेक भिजवाया। इसी तरह से इनके जो स्पॉन्सर है वो सीधा पैसा अखबार वालों को देते हैं और अखबार वाले इनके गुणगान छापते हैं। तो अब ऐसे में आप ये बात अरविंद भाई के अंधभक्तों को कहने जाओगे तो पहले तो वो सबूत मांगेगी कि भाई सबूत क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया, पेड हिंदुस्तान टाइम्स हो या पेड टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या तो वो कन्विंस करना पॉसिबल है पर इतना आसान नहीं है। मतलब पॉसिबल है, मैं कहूंगा कि आप कन्विंस करने की कोशिश करो कि पूरा मीडिया है वो किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है। एक तो वो है कि आप मीडिया की पोल खोलो, जैसे जैसे पेड मीडिया की पोल खुलती जाएगी लोग समझते जाएंगे कि भाई इसका किसी ने पैसा दिया, जिसने पैसा दिया वो कौन है, इसका किसी ने पैसा दिया, जिसने पैसा दिया वो कौन है। जैसे जैसे उनकी बात में समझ में आती जाएगी इनके अंधभक्त कम होते जाएंगे। दूसरा, आप सीधा लोकपाल के मुद्दे पे आओ कि भाई लोकपाल जिसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉजेस ना हो, वो कानून एमएनसी पाल है, मिशनरी पाल है। वो मेरा उस पर पूरा वीडियो है और मैंने अपने बुक में भी लिखा है। ये मेरी बुक है rahulmehta.com/301.htm। इसका चैप्टर 45 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोकपाल है वो किस तरह से एमएनसी पाल का खेल है, मल्टीनेशनल कंपनियों का पाल। उसमें सब एक्सप्लेन किया है कि इससे मल्टीनेशनल कंपनियों का काम कैसे आसान हो जाएगा जन लोकपाल सिस्टम आने से, कि उन्हें सिर्फ 11 जन लोकपाल के रिश्तेदारों को, हर एक जन लोकपाल के एक दो रिश्तेदारों को पैसे देने हैं और 11 के द्वारा वो पूरे हिंदुस्तान के 11,000 मंत्रियों पे, अफसर पे, आईएएस आईपीएस मंत्री है उन पे कंट्रोल करेंगे। यानी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल ना हो तो जन लोकपाल एमएनसी पाल है, मिशनरी पाल है, ये बात कन्विंस कराना पॉसिबल है क्योंकि वो फैक्ट है। वो लोकपाल का कानून देख के आप किसी को बता सकते हो कि इसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हुआ और वो जन लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनियों का एजेंट हो जाएगा, या तो मल्टीनेशनल कंपनी है रॉकफेलर वगैरह, वो अपने एजेंटों को जन लोकपाल की जगह बिठा देंगे। और फिर एक्सपोज करो अरविंद भाई को कि अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज, यानी कि प्रजा जन लोकपाल को निकाल सके, सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीश नहीं, प्रजा जन लोकपाल को निकाल सके, इस तरह का कोई क्लॉज उन्होंने नहीं आने दिया। वो भी फैक्ट है। आप जन लोकपाल का लेटेस्ट ड्राफ्ट आम आदमी पार्टी के वेबसाइट से डाउनलोड करके देखो, उसमें पब्लिक जन लोकपाल को निकाल सके इस तरह का कोई क्लॉज अरविंद भाई ने नहीं आने दिया। और इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती। यदि अरविंद भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज को सपोर्ट करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियां अखबारों को पैसा देना बंद कर देगी कि भाई कल से इनका फोटो मत छापना। तो अरविंद भाई के जो समर्थक है, उनके जो भक्त है, चेले हैं, उनको आपको ये बात पे कन्विंस करना पड़ेगा कि अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया, जिससे कि साबित होता है कि वो भारत में मल्टी एमएनसी पाल या मिशनरी पाल का कानून चाहते हैं। तो भाई यदि ये आदमी साफ सुथरा है नियत का, तो ये मिशनरी पाल कानून का क्यों समर्थन कर रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो भारत में काफी सारे ईमानदार एक्टिविस्ट अरविंद भाई के समर्थक क्यों बने, क्योंकि अरविंद भाई ने ये झूठ उनके गले में उतार दिया है, दिमाग में उतार दिया है कि अरविंद भाई राइट टू रिकॉल का कानून भारत में लाना चाहते हैं। तो आपको अरविंद भाई के भक्तों को यह समझाना पड़ेगा कि अरविंद भाई को राइट टू रिकॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो आप कैसे प्रूव करोगे? एक, उनको कहो कि भाई उन्होंने फरवरी 2011 में राइट टू रिकॉल की बात की थी, वैसे तो अगस्त 2010 में की थी, पर फरवरी 2011 में तो जंतर मंतर में टीवी के सामने कही थी। 2-2.5 साल हो गए इस बात को। अभी तक अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पे नहीं रखा। ड्राफ्ट सिर्फ स्टेटमेंट रखा है कि हम राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे, पर राइट टू रिकॉल अमल में लाने के लिए क्या प्रोसीजर कोड होगा, क्या कानून पार्लियामेंट में पास कराएंगे, क्या ऑर्डर देंगे इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट के द्वारा, उस तरह का कोई डिटेलिंग उन्होंने नहीं दिया। 2.5 साल हो गए। और जब सवाल पूछो तो वो कांग्रेस वाला जवाब ही देते हैं। कांग्रेस वाला जवाब क्या कि हमने कमेटी बिठा दी, हमने कमेटी लगा दी है, कमेटी को बोला है और कमेटी बिठा दी है, इसके बाद वो एक और कमेटी बिठाएंगे, एक और कमेटी बिठाएंगे। कमेटी के मामले में ये कांग्रेस, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 3 बोलता हूं, क्योंकि आज से ही वो कांग्रेस वाले जवाब दे रहे हैं।
बीजेपी तो कम से कम इतने मंत्री एमपी आने के बाद, इतने चीफ मिनिस्टर आने के बाद वो कांग्रेस हुई। आम आदमी पार्टी तो आज से ही कांग्रेस वाले जवाब दे रही है कि हम कमिटी लगा दी है, कमिटी है वो राइट टू रिकॉल का जवाब देगी। तो राइट टू रिकॉल में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक बहुत अहम बात है जो आप इसको आम आदमी पार्टी के एक सच्चे वॉलेंटियर को कन्विंस कर सकते हो कि भाई इस आदमी को यदि ये राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट होता तो इसने ड्राफ्ट कब का रख दिया होता। इतना पढ़ा लिखा आदमी है, आईआईटी कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके बाद गवर्नमेंट में उसने 5-10 साल काम किया है, बाद में एक्टिविस्ट की तरफ 5-10 साल काम किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून ड्राफ्ट करने में उसने काफ़ी दिमाग लगाया। जनलोकपाल का 40 पेज का कानून ड्राफ्ट कर दिया 1-2-3 महीने के अंदर। तो फिर राइट टू रिकॉल का तो 1 पेज का 2 पेज का ड्राफ्ट है, उसको ड्राफ्ट करने में उसको 2.5 साल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसकी नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है। तो उसको इंटेंशन नहीं है तो फिर वो राइट टू रिकॉल की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो राइट टू रिकॉल के समर्थकों को धोखे में डालना चाहता है। तो जो आदमी धोखे में, कार्यकर्ताओं को धोखे में डालना चाहता है, पब्लिक को धोखे में डालना चाहता है, वो ईमानदार नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। इस बात पे कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे लोग अरविंद भाई के समर्थक क्यों बने हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अरविंद भाई व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं। मतलब कि गलती कांग्रेस बीजेपी की तो है, वो तो दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, पर साथ साथ में व्यवस्था ऐसी है कि शायद कोई अच्छा आदमी एमपी बना या 200-300 अच्छे आदमी एमपी बने तो वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। व्यवस्था इस तरह से, व्यवस्था में दंड की कमी है और ऊपर से जो क्राइम करता है उसको फायदा होता है क्योंकि वो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होती। तो पेड मीडिया ने अरविंद भाई के समर्थकों को ये गोली पिला दी है कि अरविंद भाई वो व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे, और अरविंद भाई ने ये नाटक भी किए हैं बहुत सारे कि वो व्यवस्था परिवर्तन भारत में लाना चाहते हैं। तो उनके एक्टिविस्टों को, उनके जो कार्यकर्ता, उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये सिर्फ पेड मीडिया द्वारा खड़ा किया गया एक भ्रम है कि उनसे ड्राफ्ट मांगे जाए, कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है, हाई कोर्ट के जज भ्रष्ट है, मजिस्ट्रेट भ्रष्ट है। तो उनके अदालत में कुछ 16,000 जज है और जजों की संख्या कम है, वो तो सब बोल रहे हैं कि 1 लाख करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने वेबसाइट पे कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मजिस्ट्रेट और उनके जो मजिस्ट्रेट को का जो भाई भतीजावाद है और उनका जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने का ड्राफ्ट क्यों उनके वेबसाइट पे नहीं डाला? इसी तरह से मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे हैं शहरों के अंदर। तो मकानों के दाम कम करने के लिए उन्होंने क्यों कोई ड्राफ्ट अभी तक वेबसाइट पे नहीं डाला? हर एक में उन्होंने कांग्रेस वाला ही जवाब दिया कि हमने कमेटी लगा दी, हमने कमेटी लगा दी। अब कोई भी चीज़ पूछो तो उनके पास कमेटी का जवाब तैयार है और वो पिछले 2.5 साल से वही जवाब दे रहे हैं कि इस पे पहले वो बोलते थे कि इस पे हम कमेटी बिठाएंगे, अब बोलते हैं हमने कमेटी बिठा दी है। वो कोई भी उटपटांग कमेटी का नाम दे देंगे कि हमने ये 10 विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है, 5 इसके लिए वो ये काम करके देंगे हमको। कब करके देंगे कुछ पता नहीं है। और अब दूसरा कि अब आम आदमी पार्टी भले 3-4 महीने पहले शुरू हुई हो, ये जनाब तो 10 साल से पॉलिटिक्स में है, 40 साल से पृथ्वी पर है, 40-45 साल से इस पृथ्वी पर है। आईआईटी में थे तभी भी ये सोच सकते थे कि ये सारे समस्याओं का उपाय कैसे आए। उस समय भी मकान को एकदम सस्ते नहीं थे, उस समय भी आधे से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पास मकान खरीदने के पैसे नहीं थे। तो जितनी भी समस्या, ये पेड मीडिया ने एक भ्रम खड़ा किया है कि अरविंद भाई व्यवस्था बदल के बहुत सारी समस्याओं का उपाय लाएंगे, और बीजेपी और कांग्रेस वो तो साफ साफ बोलते हैं कि हमको व्यवस्था बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो झूठ भी नहीं बोलते, एक पॉइंट से वो इस भ्रष्ट व्यवस्था को चालू रखना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि दोनों में से कोई झूठ भी नहीं बोल रहा कि हम इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते। यहाँ पे बड़ा झूठ क्या है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दावा कर रहे हैं और उस व्यवस्था को और बिगाड़ रहे हैं, जैसे कि राइट टू जन लोकपाल, जिसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल ना हो, यानी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। सारा का सारा पावर जो कि 11,000 अफसरों के हैं उनके ऊपर 11 तानाशाह, डिक्टेटरशिप ऑफ जन लोकपाल, 11 जन लोकपालों की डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और वो जन लोकपाल वो एमएनसी के एजेंट बन जाएंगे सबके सब। एमएनसी उनके एक 2 रिश्तेदार को साल का 200, 300, 500 करोड़ दे देगी। तो इस तरह से ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और जो व्यवस्था सुधारने के उन्होंने दावे किए कि वो ऐसे कानून लाएंगे कि मकानों के दाम कम हो जाएंगे। भाई कानूनों का ड्राफ्ट दो। वो ऐसे कानून लाएंगे कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, कानूनों के वो ड्राफ्ट दो। फिर एक एक चीज़ पे उन्होंने जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं
वो आपको कार्यकर्ताओं को देने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ एक दिन पहले उन्होंने हर एक आदिवासी को मोबाइल फोन दो, ये मेरा सुझाव था नक्सलवाद के संदर्भ में, कि हर एक आदिवासी को एक फ्री मोबाइल फोन दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन आने के दूसरे दिन उसकी गरीबी कम हो जाएगी, पर उसको एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो जंगल में से जो चीजें बटोरता है, जैसे बाम्बू है, बहुत सारी जंगल की जड़ी बूटियां हैं, उसको वो आसपास किसी मंडी में जाता है, वहां पे एक दो व्यापारी होते हैं जो कि उसका सामान खरीदते हैं, वो उसको बहुत कम दाम देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि बांस सूरत में के आसपास काफी आदिवासी इलाके हैं, वहां पे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए में एक बिकता है, 10 फुट लंबा करीब, और उसकी सिटी के अंदर कॉस्ट है 30 40 50 रुपया। अब उस आदिवासी को पता नहीं है कि सिटी के अंदर जो रिटेलर है वो कहां कहां पर है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट मतलब कि हर एक आदमी को का स्टॉक खत्म नहीं हुआ होगा, तो वो किसके पास जाए उसको पता नहीं है। यदि उसको ये इंफॉर्मेशन मिले कि भाई ये 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं जो कि बाम्बू के रिटेलर है, तो वो सीधा रिटेलर को बेच सकता है। इतना ही नहीं, यदि उस आदिवासी के पास मोबाइल है तो वो जो रिटेलर है वो खुद आदिवासी को फोन करके पूछेगा कि तेरे पास इतने इतने में से कोई सामान है तो ला, मैं तेरे को होलसेलर जो दाम देता है उससे मैं डबल 3 गुना 4 गुना दाम दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो होलसेलर की जो मोनोपोली है वो कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जिस चीज का उसको आज 5 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है, उसी चीज का उसको 10-15 रुपया मिलेगा, तो उसकी गरीबी कम हो जाएगी। फिर और भी है मोबाइल फोन के आने के फायदे, और मोबाइल में मैंने 3-4 चीजें कही थी कि महीने का 500 मिनट का फ्री टॉक टाइम और 500 मेगाबाइट का फ्री डेटा अपलोड डाउनलोड, ताकि उसको SMS भेजना हो या जो भी करना हो वो, उसके लिए उसको कोई 1 महीने का चार्ज ना है, तो ऑटोमेटिक। फिर दूसरा मैंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है गांव में, कभी कभी शहरों में छुट्टियों के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उसका दाम एक दिन का 200 300 400 500 तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ आदिवासी होते हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, मतलब उनके एरिया में लेबर ही नहीं है, तो उनको सिर्फ 20-30-40 रुपए मिलते हैं दिन के, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको पता नहीं है कि कौन कौन आदिवासी अभी नौकरी चाहते हैं, आदिवासी को पता नहीं है कि कौन कौन लेबर कॉन्ट्रैक्टर है सिटी में जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा पैसा दे सकते हैं। तो यदि दोनों के पास, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास तो मोबाइल है ही है, यदि आदिवासी के पास मोबाइल आ जाए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्रोच कर सकता है, बुला सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, आने जाने का खर्चा सब वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर इंतजाम कर देगा। तो इस तरह से उसको ज़्यादा सिटी के अंदर टेम्पररी लेबर जब की स्कैरसिटी हो जाती है छुट्टियों के टाइम में, उस समय उसको लेबर मिल सकता है। तो ये सारे सुझाव की वजह से दिया था। इन भाई साहब ने इसका विरोध किया, ये मजाक उड़ा के कि भाई इससे क्या आदिवासी है वो डोमिनो पिज़्ज़ा मंगाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे उनको एक्सपोज किया जा सकता है कि जब गरीब आदमी को फ्री में मोबाइल देने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया। फिर इसी तरह से दिल्ली के अंदर जब उनके कार्यकर्ता ये बिजली के मुद्दे पे हस्ताक्षर कैंपेन कर रहे थे, सिग्नेचर कैंपेन, तब मैंने इनको कहा कि भाई आप कार्यकर्ताओं को कहो कि वो आप खुद मीडिया पे अपील करो कि जो दिल्ली के 1-2 करोड़ वोटर है वो SMS से MLA को ऑर्डर भेजे। तो इस बात का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि यदि नागरिक है वो SMS से MLA को ऑर्डर भेजना शुरू करे एक बार, तो कल बांग्लादेशी के मुद्दे पे भी SMS भेजेंगे कि भाई बांग्लादेशियों को निकालो, या तो ये कानून लाओ कि जिससे बांग्लादेशियों को निकालने में आसानी वगैरह, तो आंदोलन उनके हाथ से निकल जाएगा। वो आंदोलन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन उनके हाथ से निकल गया तो फोर्ड फाउंडेशन उनको पैसे नहीं देगा, मतलब मीडिया को पैसे नहीं देगा उनको उभारने के लिए। तो ये सारे मुद्दे पे आप एक्सपोज कर सकते हो कौन कौन सा मुद्दा है। एक तो लोकपाल वाला, फिर दूसरा कि उन्होंने बांग्लादेशियों को समर्थन दिया है, उन्होंने दिल्ली में से, भारत में से और दिल्ली में से बांग्लादेशियों को निकालने से मना किया है कि पहले तो वो बांग्लादेशी को बांग्लादेशी बोलते नहीं है, उन्होंने बोला बांग्ला भाषी। जब ये बोदो का और बांग्लादेशियों का झगड़ा हुआ था आसाम में, जिसकी वजह से 2 लाख बोदो को घर छोड़ने पड़े, खेत छोड़ने पड़े, और बांग्लादेशियों ने 2 लाख बोदो के घर खेत हथिया लिए, तब अरविंद भाई का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बांग्ला भाषी कहा। उन्होंने उन बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी तो बोला ही नहीं, यानी बांग्ला भाषी, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि वो तो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, भारत के ही हैं। तो बांग्लादेशियों के मुद्दे पे उनको एक्सपोज किया जा सकता है। तो ये सारे मुद्दों पे आप उनको सवाल पूछो कि भाई बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए आप क्या क्या कानून मांगते हो, तो जवाब यही देंगे कि कमेटी बिठा दिए। तो इस पे आप फिर और पूछ सकते हो कि ये कमेटी है वो 1 हफ्ते के अंदर ड्राफ्ट देगी या अगले जन्म में देगी।
और इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? आप तो कम से कम 20 साल से गवर्नमेंट में हो या पॉलिटिक्स में हो। उन्होंने कुछ 1992 में इनकम टैक्स में नौकरी शुरू की थी, तो कुछ 10-12 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में रहे, तो सारे ड्राफ्ट तैयार होने चाहिए। कमेटी बिठाने की जरूरत क्या है? और कमेटी जब तक ड्राफ्ट ना दे तब तक आपका जो अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है, वो तो पब्लिक के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखो। तो इन मुद्दों पे आप एक्टिविस्ट को कन्विंस कर सकते हो कि ये आदमी को व्यवस्था परिवर्तन में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई व्यवस्था परिवर्तन में इंटरेस्ट नहीं है तो आदमी पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स में 3 वजह से आदमी इलेक्शन में खड़ा रहता है। 3 ही रीजन होते हैं और कोई रीजन नहीं होता। एक तो उसको खुद एमपी बनना है या एमएलए बनना है या पीएम बनना है या सीएम बनना है। दूसरा, उसको कुछ मुद्दे हैं जो कि उसको हाईलाइट करना चाहता है, जैसे मैं राइट टू रिकॉल के मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए इलेक्शन लड़ता हूं। अब जब मुद्दे, उसको कोई कानून नहीं पास कराना और वो खुद पीएम बनने का, तो उतने तो वोट आएंगे नहीं आम आदमी पार्टी के पास कि पीएम बन जाए। उसके लिए तो 30 करोड़ वोट मिनिमम चाहिए पीएम बनने के लिए। तो तीसरा एक ही रीजन होता है, वोट तोड़ना। या तो आदमी को खुद एमपी एमएलए पीएम सीएम बनना है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहा है। जैसे कि मोदी साहब को पीएम बनना है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बनना है तो किसी न किसी को तो पीएम बनाना ही है, हमारी भी तो जरूरत है, तो इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा कि किसी को कुछ कानून लाने हैं भारत में, उस कानून को पब्लिसिटी देनी है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे मैं लड़ रहा हूं। और यदि ये 2 में से एक भी मुद्दा नहीं है तो तीसरा मुद्दा एक ही हो सकता है कि किसी और के वोट तोड़ना। तो वो किसके वोट तोड़ेंगे? जो अनएजुकेटेड दलित है, मुस्लिम है, लेस एजुकेटेड, अनएजुकेटेड तो नहीं कहूँगा, वहाँ तो इनके आवाज़ जाएगी नहीं क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो सिर्फ पेड मीडिया पे डिपेंडेंट, तो पेड मीडिया तो उनका कवरेज सिर्फ मिडिल क्लास में ही कर रही है, तो मिडिल क्लास के वोट मिलेंगे उनको। तो मिडिल क्लास के वोट मिलेंगे तो किसके वोट कम होंगे? मिडिल क्लास है वो कांग्रेस को तो वोट देने नहीं वाला। कांग्रेस और मोदी साहब दोनों को आमने सामने खड़ा करो तो मिडिल क्लास है वो मोदी साहब को ही वोट देने वाला। तो इससे आप कार्यकर्ताओं को, वोटरों को कन्विंस कर सकते हो कि ये भाई साहब है, इनका एक ही नतीजा निकलेगा कि मोदी साहब के वोट काटना, और इससे इसका सपोर्ट कम कर सकते हो। और सपोर्ट जैसे जैसे इसका कम होगा, जो बीजेपी को 2014 में डैमेज हो सकता है वो डैमेज होने का कम होगा। अब मेरा ये वीडियो बनाने का कारण क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीते कांग्रेस जीते। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि जो कार्यकर्ता भारत में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं वो एक गलत आदमी के पीछे अपना टाइम ना बिगाड़े, क्योंकि अंत में उपाय कौन है? उपाय वही कार्यकर्ता है जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने पैसे और घंटे लगाने को तैयार है। पैसे मतलब डोनेशन नहीं, मैं डोनेशन के खिलाफ हूँ। पैसे लगाने का मतलब है पैम्पलेट छपवाना, अखबारों में एडवर्टाइज देना, यानी कि सीधा खर्च करना कैंपेन के लिए, पब्लिसिटी के लिए। तो वही लोग अंत में उपाय लाएंगे, और वो लोगों का आजकल टाइम वेस्ट हो रहा है। वो टोपी पहन के घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और वो ये लोकपाल विद नो राइट टू रिकॉल का प्रचार करके टाइम बिगाड़ रहे हैं। और टाइम बिगाड़ रहे हैं, उसमें देश का नुकसान क्या है कि हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ता टाइम बिगाड़ रहे हैं। चीन में और अमेरिका जैसे देशों में कार्यकर्ता कम टाइम बिगाड़ रहे हैं, बहुत कम टाइम बिगाड़ रहे हैं, तो वो देश हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और इतिहास का ये 10-20 हज़ार साल पुराना नियम है कि 2 देश में जो देश ज़्यादा तरक्की करेगा वो पिछड़े देश को, दूसरे देश को गुलाम बना देगा। नो मर्सी नो एक्सेप्शन। मजबूत मछली कमज़ोर मछली को खा जाएगी। नो मर्सी नो एक्सेप्शन, कोई दया नहीं, कोई अपवाद नहीं। और मछली यानी देश। देश मजबूत कैसे बनता है, कब बनता है? जब वहाँ के कार्यकर्ता कम समय बिगाड़े और दूसरे देश के कार्यकर्ता ज़्यादा समय बिगाड़े। तो जहाँ ज़्यादा समय बिगाड़ते हैं वो देश तुलना में, कंपैरिजन में कमज़ोर हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा खतरा है कि अमेरिका और चीन हम पे हमला कर सकते हैं, वो ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविस्ट लीडर की वजह से बढ़ रहा है। धन्यवाद।